नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड 2023 कक्षा 10वीं के बारे में, जो कि प्रोजेक्ट रेल मॉडल सेट कोडरमा सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। सभी विषय का हम लोग देखेंगे। आज हम लोग फिलहाल देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2023, विषय हमारा विज्ञान है। इसमें 160 करीब प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग है। तो पहले 160 हम लोग ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, फिर अगले वीडियो के माध्यम से इसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, इस मॉडल सेट का पहला जो प्रश्न है वो हमारा ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कि पहला में है जल, कांच, प्लास्टिक, इन तीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का कहीं भी किसी भी लेंस को बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। फिर देखिए बच्चों, अगला जो है 2 नंबर हमारा, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से सभी। तो याद रखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में बिल्कुल गमन नहीं कर सकती है। फिर देखिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें यह है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो याद रखेंगे, परावर्तन कोण का भी मान 60 डिग्री ही होगा। फिर देखिए, चौथा नंबर जो प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न में है कि पानी में अंशतः डूबी पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। आपके पास है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या प्रकाश के कारण। फिर डी नंबर में है उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे, ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होगा, जिसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। अगला देखिए 6 नंबर, 6 नंबर, इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न है इसमें यह है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शन है ए नंबर में जरा दूरदृष्टिता, समंजन, फिर सी नंबर में निकट दृष्टि, या फिर डी नंबर में दीर्घ दृष्टि। तो ये होता है समंजन के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वाक्षमंडल। बी नंबर में कॉर्निया, फिर सी में है दोनों, या डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, स्वाक्षमंडल और कॉर्निया दोनों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर। इसमें है कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। आइए अब अगला 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न हमारे पास, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर में निकट दृष्टि दोष, बी नंबर में दूर दृष्टि दोष, सी नंबर में जरा दृष्टिता दोष, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अब देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये है और यही सही हो जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर है कि 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें दो प्रतिरोध जो जोड़ने का जो क्रम होता है प्रतिरोधकों को, वो 2 होता है, एक श्रेणी क्रम, एक पार्श्व क्रम। तो आपको पार्श्व क्रम में कहा गया है, यानी इसको हम कैसे जोड़ेंगे, 2 को मान लेंगे R1, 3 को R2 और 6 को R3। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे बटे में, जैसे 1/2, 1/3 और 1/6, तो जोड़ने के बाद जब जो हमारा आंसर आएगा वो 1 ओम आएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें यह कहा गया है कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो याद रखेंगे, इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। फिर देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है, इसमें यह है कि अभिक्रिया 2NO+C समीकरण 2N+CO में क्या है। एक नंबर में आपका सी का ऑप्शन हो रहा है, सी अपचयित पदार्थ है, या सी दोनों है, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर ये हो जाएगा, सी का उपचयन हो रहा है। फिर देखिए 15 नंबर में है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र देखिए ऑप्शन में है ये नंबर में CaO, CaCO3, CaOH2, और डी नंबर में है सभी। तो याद रखेंगे, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, CaOH2। अब देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, इसमें यह है कि निम्न में से कौन सा संरक्षण का
संक्षरण का उदाहरण है। लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, तांबे की वस्तु हरा हो जाना या फिर उपयुक्त सभी। तो संक्षारण इनमें से सभी में हो स्थिति जो है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर देखिए 17 नंबर जो सवाल है हमारे सामने, वह कि रंध्रीय सूचक का उदाहरण है। वेनिला, लौंग का तेल, प्याज या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर देखिए बच्चों 18 नंबर प्रश्न है कि सोडियम लवण का परिवार है NaCl, Na2SO4, फिर है सी नंबर में दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका जो है दोनों आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर प्रश्न में है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। यानी 1 नंबर में टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर देखिए बी नंबर में है कि इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। आइए 20वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि एंटासिड का उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, दो सी नंबर में उपयोग सभी, तीन और जो डी नंबर ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा दोनों है। अब देखिए बच्चों अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है, लेड, मरकरी या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे लेड और मरकरी दोनों ऊष्मा का कुचालक है। फिर देखिए 22 नंबर है इसमें कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आयोडीन चमकीला धातु है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है। तो याद रखेंगे आयोडीन भी चमकीला होता है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका जो सी नंबर में गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए डी नंबर में है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। तो याद रखेंगे आप ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। अब देखिए हम लोग देखते हैं 23वां नंबर प्रश्न। 23 नंबर जो प्रश्न है वो यह है इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन 1 नंबर गोल्ड यानी सोना, आयरन, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पोटेशियम। फिर देखिए बच्चों 24 नंबर प्रश्न में इसमें है कि इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेड, कॉपर, सिल्वर या फिर सभी। तो याद रखेंगे सभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। फिर देखिए 25वां नंबर प्रश्न इसमें है कि सिनाबार किस धातु का अयस्क है। तो याद रखेंगे ये मरकरी का, इसलिए 25 का आंसर हो जाएगा ये। फिर देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। इसमें जो है ऑप्शन है आपके पास क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सी नंबर इनमें से उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर देखिए 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर जो प्रश्न है हमारे सामने इसमें यह है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। फिर 28वां नंबर प्रश्न है वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिवहन तंत्र। तो इसका जो संबंध है वो उत्सर्जन तंत्र से है। अब देखिए 29वां नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न में है कि पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो क्या इसके लिए उत्तरदायी है, आइए देखते हैं। देखिए ए नंबर ऑप्शन में है जाइलम, 2 नंबर में, बी नंबर में फ्लोएम, सी नंबर में दोनों या डी नंबर में कोई नहीं। तो याद रखेंगे ये इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा फ्लोएम। अब फिर देखिए 30 नंबर प्रश्न इसमें है कि थायरॉक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है। ए नंबर ऑप्शन में नाइट्रोजन, बी नंबर में आयोडीन, सी नंबर में कैल्शियम और डी नंबर में मैग्नीशियम। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर आयोडीन। अब देखिए 31वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के उत्तरदायी है। तो इसको फिलहाल खाली छोड़े हैं, इसको देखना होगा थोड़ा सा, उसके बाद करेंगे। देखिए अब 32वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर जो प्रश्न है इसका कि वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र। तो याद रखेंगे इसका जो वृक्क का जो संबंध है वो उत्सर्जन तंत्र से है। फिर देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है जनन मूल घटना है। युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना या डीएनए की प्राकृतिक बनना या भ्रूण का बनना। तो याद रखेंगे डीएनए की प्रकृति का बनना। फिर देखिए 32 यानी 34 नंबर जो प्रश्न हमारे सामने इसमें कि जैव विकास का प्राकृतिक विवरण
का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका डार्विन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए 35वां नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकता का आधार है डीएनए, एटीपी, एडीपी या एनएडी? तो याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो डीएनए होगा। फिर देखिए 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर जो प्रश्न हमारे पास वो ये है, प्राथमिकता उपभोग को कहते हैं, द्वितीय पोषक स्तर शाकाहारी, सी नंबर में दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसको द्वितीय पोषक स्तर और शाकाहारी हम लोग दोनों कहते हैं। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न कहता है कि परितंत्र के अजैविक घटक हैं। परितंत्र का ऑप्शन है तापमान, वर्षा, मिट्टी या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है 38वां नंबर प्रश्न, इसमें है कि ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है CFC, CO2, धूलकण या उपयुक्त सभी? तो याद रखेंगे सबसे अधिक जो प्रभावित करने वाले पदार्थ हैं वो हैं CFC। अब देखिए 39वां नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न में है इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, कपड़े के थैले का उपयोग करना या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कहा गया कि पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। पर्यावरण मित्र जो अच्छा काम हो, जैसे हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नल है, उससे पानी निकल रहा है, अगर वो व्यर्थ पानी निकल रहा है तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर देखिए 40वां नंबर जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1970 के दशक में, 1990 के दशक में, 1980 के दशक में या 1960 के दशक में? तो याद रखेंगे इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1970 के दशक में हुआ था। ये आपका सेट 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला सेट से देखते हैं। देखिए अब मॉडल सेट 2 को देखेंगे। देखिए इसका जो पहला जो प्रश्न हमारे पास वो ये है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए बच्चों, 1 नंबर ऑप्शन में है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा वक्रता केंद्र पर, तीसरा जो सी नंबर है वक्रता केंद्र से परे, और चौथा नंबर जो है डी, यह है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। ऑप्शन है आपके पास f बराबर 2r, r बराबर 2f या फिर f बराबर 2/r और r बराबर f/2। तो याद रखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का जो संबंध होता है वो 2 गुना होता है, इसलिए f बराबर 2r हो जाएगा। अब फिर देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास उसको देखेंगे। तीसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें यह है कि जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। ऑप्शन है आपके पास अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिलंब से दूर। फिर 4 नंबर जो प्रश्न है इसको देखिए। इसमें कहा गया कि अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है, सीधा एवं छोटा, सीधा एवं बड़ा या उल्टा एवं छोटा या फिर उल्टा एवं बड़ा? तो याद रखेंगे अवतल लेंस से हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा एवं छोटा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। फिर देखिए 5वां नंबर जो प्रश्न है इसमें कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो याद रखेंगे लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। 1 नंबर में आपके पास ऑप्शन है मीटर, बी नंबर में मीटर प्रति सेकंड, सी नंबर में है मीटर स्क्वायर और डी नंबर में डायोप्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डायोप्टर। फिर देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ये नंबर में है वास्तविक, बी नंबर में काल्पनिक, सी नंबर में दोनों या फिर डी नंबर में इनमें से कोई नहीं? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, इसलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। फिर देखिए 7वां नंबर प्रश्न है इसमें यह है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, क्या है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल? तो याद रखेंगे वो जो भाग होता है वो होता है दृष्टिपटल, इसलिए 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिर देखिए 8वां नंबर जो प्रश्न है वह है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे वो 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर प्रश्न इसमें कहता है कि द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? द्विफोकस लेंस या फिर बाईफोकल,
इससे निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों को दूर किया जा सकता है, जिसको कहा जाता है जरादूर दृष्टा, जरादूर दृष्टि दोष, यानी कि जिसको दोनों दोष हो, निकट दृष्टि दोष भी और दीर्घ दृष्टि दोष भी। तो देखिए 9 नंबर का जो ऑप्शन है, ए नंबर में निकट दृष्टि दोष, बी नंबर में जरादूर दृष्टा, फिर है सी नंबर में दीर्घ दृष्टि दोष, या डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जरा दृष्टि दोष, ये हो जाएगा 9 नंबर का आंसर। फिर देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। अब इसका विकल्प को हम लोग देखते हैं। देखिए जो विकल्प है वो ये है कि वायुमंडलीय अपवर्तन, बी नंबर वायुमंडलीय अपवर्तन, ए नंबर में वायुमंडलीय परावर्तन, बी नंबर में वायुमंडलीय अपवर्तन, सी नंबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर जो प्रश्न है इसमें यह है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ध्यान रखेंगे नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ये है आई स्क्वायर आर, 2 नंबर में आई आर स्क्वायर, वी आई, फिर वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा आई आर स्क्वायर। ठीक है। फिर देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो याद रखेंगे प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर जो प्रश्न है हमारे सामने, इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। क्या है इसका परिघटना? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, सी नंबर कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, जो कि यही हो जाएगा इसका आंसर। और जो डी नंबर इसका विकल्प है वो ये है कि किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। तो याद रखेंगे इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या पवन वायु वाले दिन। तो याद रखेंगे बादलों वाले दिन में इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये है। फिर देखिए 16वां नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपके पास ऑप्शन है संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी। फिर देखिए 17 नंबर प्रश्न। इसमें कहा है कि ZnO प्लस सी समीकरण ZnCO में किसका उपयोग होता है। तो याद रखेंगे सी का उपयोग होता है। फिर देखिए 18वां नंबर प्रश्न। इसमें कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, काला, लाल या पीला। जिसका जो रंग होता है, जो कलर होता है वो श्वेत होता है। फिर देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये बिल्कुल सही है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी सही है। अब इसका बाकी 2 ऑप्शन देखते हैं, उनमें से कोई एक गलत होगा। देखिए इसका सी नंबर ऑप्शन है C6H12O6 ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए 20वां नंबर जो प्रश्न है इसमें यह पूछा गया है कि निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है। रक्त का, जठर रस का, नींबू का या शुद्ध जल का। तो जो रक्त होता है उसका pH मान 7 से अधिक होता है। फिर 21वां नंबर प्रश्न है इसमें कि अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। और फिर 22 नंबर जो प्रश्न इसमें है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है चाय, वेनिला, दही या कॉफ़ी। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दही। फिर देखिए 23 नंबर जो प्रश्न है इनमें से निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन या मरकरी। तो याद रखेंगे ये दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए 24 नंबर प्रश्न को। इसमें कि इनमें से कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है, Ca, Mg, Au या फिर Ag। तो याद रखेंगे Au जो है इसका सी नंबर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। फिर देखिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास इसमें है कि
एक्वा रेजिया में पाया जाता है? सांद्र HCl, सांद्र HNO3 या फिर दोनों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों। अब 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्राकृतिक समूह है कार्बो किस कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एल्कोहल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए 27वां प्रश्न, इसमें क्या निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? सोडियम, हीलियम, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम? तो इसका जो एक कक्ष जो बाहर में स्थित होता है वो सोडियम में होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ये। फिर देखिए 28वां नंबर जो प्रश्न है, इसमें कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी? तो सपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है। अब देखिए 29वां नंबर प्रश्न, इसमें कहा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है धमनियाँ, प्लेटलेटम, लेटस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। अब देखिए 30वां नंबर प्रश्न कहता है क्या कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखेंगे मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और मछली में 2। आइए तो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए विकल्प आपके सामने है, ए नंबर में 2, बी नंबर में 1, सी नंबर में 3 और डी नंबर में 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए 31वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन है आपके पास इंसुलिन, थायरोक्सिल, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनेन? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, साइटोकाइनेन। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर जो प्रश्न है इसमें यह है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है मस्तिष्क, अमाशय, क्षुद्रांत या यकृत? तो याद रखेंगे शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो है वो मस्तिष्क है, उसी से सारा चीज डिसाइड होता है। फिर देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में? तो याद रखेंगे अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, जो कि हम लोग 8वीं कक्षा में ही पढ़े थे। देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है इसमें यह है कि परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित होता है बीज में, पुंकेसर में या स्त्रीकेसर या फल में? तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो फल हो जाएगा, डी नंबर। फिर देखिए 35 नंबर प्रश्न है समजात अंग का उदाहरण है। देखिए ए नंबर में हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत। फिर सी नंबर में है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी या फिर डी नंबर उपरोक्त सभी? तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों 36 नंबर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन है आपके पास चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है, सी नंबर में लार्माक और डी नंबर में वाइसमान? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए 37वां नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? एक नंबर में घास, गेहूं तथा आम, बी नंबर में घास, बकरी तथा मानव। इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे घास को खाता है बकरी और बकरी को कौन खाता है? इंसान खाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। और सी डी में देखिए ऑप्शन दिया हुआ बकरी, घास, हाथी, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर देखिए 38वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रॉस हॉपर या घास? तो याद रखेंगे घास प्रथम उत्पादक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घास। फिर देखिए 39 नंबर जो है प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए जो आपका चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जो जंगल कट रहा था उसी को बचाने का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर में वन विनाश रोकना, बिजली उत्पादन, जल प्रदूषण रोकना, मिट्टी का अपरदन रोकना? तो याद रखेंगे वन नाशन को रोकना। अब देखिए 40 नंबर जो ऑप्शन है प्रश्न है ये है कि खादिन पाए जाते हैं। देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर जो है ये नंबर में है राजस्थान, बी नंबर में झारखंड में, सी नंबर असम में या डी नंबर नागालैंड में? तो इसका आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में। देखिए 2 सेट को हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से किए। अब बाकी जो 2 सेट बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जल्दी समझ में आया होगा और सारी चीज़ें समझ में आया होगा। फिर आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथी रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो बच्चे यहाँ इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ सके। और इस चैनल के माध्यम से आपको जैकबोर्ड से संबंधित हर डिजिटल कंटेंट मिलेगा और जैकबोर्ड से संबंधित सारी जानकारी सबसे पहले सभी समय पर मिलेगा।